गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे एनजेसी में प्रॉब्लम थी और एनजेसी में प्रॉब्लम के बाद कैसे समस्या का समाधान हुआ, न्यायपालिका की नियुक्ति का मामला कैसे हल हुआ। क्योंकि मूल मुद्दा यही था कि न्यायालय कहना था कि न्यायपालिका की नियुक्ति प्रशासनिक मुद्दा नहीं है, बल्कि न्यायपालिका की नियुक्ति में बाकायदा न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विषय भी जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों, इस बात पे तो बड़ी कहानियां चलती हैं, क्योंकि न्यायपालिका कहती है भाई हम भी, सरकार कहती है आप उत्तरदायी नहीं है, न्यायपालिका कहती है भाई हम भी उत्तरदायी है, क्योंकि हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रति उत्तरदायी हैं। हम जो निर्णय देते हैं उसकी आम जनता भी आलोचना करती है, उसके प्रति भी उत्तरदायी है। तो ये मतभेद चलता रहता है कि उत्तरदायित्व का सिद्धांत। लेकिन अब हम देखें जरा न्यायपालिका कार्य क्या है, देखना है कि न्यायपालिका कार्य क्या है, भूमिका क्या है, और उसी के बाद फिर देखेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है। पहले हम देखना चाहेंगे कि न्यायपालिका के कार्य क्या है, और खास तौर पर उच्चतम न्यायालय के कार्य। और सही मायने में जब हम न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं, न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं, कुल मिलाकर ये न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता उच्चतम न्यायालय का ही कार्य है। कहने के तरीके अलग अलग है, लेकिन अगर कहा जाए कि उच्चतम न्यायालय के कार्य क्या है, उच्चतम न्यायालय के फंक्शन क्या है, तो जरा ध्यान देने की बात है। उच्चतम न्यायालय के फंक्शन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, आप कह सकते 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, संवैधानिक न्यायालय। उच्चतम न्यायालय एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। संवैधानिक न्यायालय, और संवैधानिक न्यायालय में जो उच्चतम न्यायालय की भूमिका होती है, उसमें स्वाभाविक रूप में वो मूल अधिकारों का रक्षक होता है। जो संवैधानिक न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय की भूमिका है, वो मूल अधिकारों का रक्षक है। यह संघीय विवादों का समाधान करता है। इसके द्वारा संघीय विवादों का समाधान किया जाता है। संघीय विवादों का समाधान होता है, और ये मूल अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 आप जानते हो, संघीय विवादों का समाधान, अनुच्छेद 131। और उसके अलावा राष्ट्रपति को संवैधानिक मुद्दों पर सलाह देना, राष्ट्रपति को सलाह देना, अनुच्छेद 143। तो ये उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक भूमिका के रूप में काम है, जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, और कहीं न कहीं संविधान की व्याख्या करना। ये भी बड़ी महत्व का विषय है कि उच्चतम न्यायालय ही संविधान की व्याख्या करने वाली संस्था है, और उसी के अंतर्गत आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का विकास हुआ। संविधान की व्याख्या और इसी के अंतर्गत आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का विकास हुआ, जो हम पढ़ेंगे। तो जब हम कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के रूप में यह उच्चतम न्यायालय की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के रूप में उच्चतम न्यायालय की बड़ी शानदार भूमिका है। और आप जानते हो कि संविधान की व्याख्या, आधारभूत ढांचा और मूल अधिकारों की रक्षा, संघीय विवादों का समाधान, राष्ट्रपति को सलाह देना। लेकिन उच्चतम न्यायालय को इसके अलावा एक भूमिका है, अपीली भूमिका। इसके अलावा जो उच्चतम न्यायालय की भूमिका है, कोर्ट ऑफ अपील, यानी हिंदुस्तान का
अपील का सर्वोच्च न्यायालय। अपील का मतलब है कि जो मामले उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय के पास आए, तो आप जानते हो कि अनुच्छेद 132 से लेकर अनुच्छेद 134 के बीच में विभिन्न ऐसे प्रावधान हैं जहां पर उच्चतम न्यायालय की अपीली भूमिका है। और इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय हाईएस्ट कोर्ट है अपील का। अच्छा, ये भी ध्यान में रखने की दोस्तों, ऐसा ना हो जाता कि एक न्यायालय निर्णय दे देता तो इसी को हम फाइनल मान लेते। आखिर में अपील की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये तो विचार का मुद्दा है कि अपील की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक न्यायालय ने जो कहा वो सर्वोच्च है, वो पूर्ण सच है, ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों। क्योंकि देखो, न्याय में तो विसंगतियां हमेशा हो सकती हैं। तो उस बात को करेक्ट किया जाए, इसलिए ऊपर के न्यायालय है, उस बात को हम करेक्ट करते हैं, देखते हैं कहीं गलतियां ना बचे, इसलिए अपील का भी न्यायालय है। और उसमें अपील में भी आर्टिकल 136 में स्पेशली पिटीशन है, बीसीएस इजाजत की अपील है। तो अपीली भूमिका में एक सामान्य अपील है और दूसरा बीसीएस इजाजत से अपील है, स्पेशली पिटीशन। एक अपील की बात है, एक विशेष इजाजत से अपील है, आर्टिकल 136। तो अपीली भूमिका भी अत्यधिक है। और ये भी हमें ध्यान देने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी उच्चतम न्यायालय से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है। यानी हमारे यहाँ जितने भी न्यायालय हैं उच्चतम न्यायालय के नीचे है। तो भाई, उच्चतम न्यायालय से अगर किसी व्यक्ति को दंड मिल जाए, दोस्तों एक ही उपाय है, राष्ट्रपति के पास जाना, जो हमने पहले ही पढ़ रखा है। इसलिए उच्चतम न्यायालय अगर अंतिम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, ये फाइनल कोर्ट है, याद रखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय है, यानी इनके ऊपर फिर किसी की सुनवाई नहीं है। जैसे देवताओं में प्रभु शंकर है, सर्वोच्च न्यायालय प्रभु है। अलग अलग धर्मावलंबियों को अलग अलग प्रभु हो सकते हैं, तो जो भी आपके धर्मावलंबी प्रभु हो, जो हाईएस्ट प्रभु हो सकते हैं, वही है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के आगे कोई सुनवाई नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मतलब है, इसीलिए उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय को पुनरावलोकन कर सकता है। इसलिए कई बार हम उच्चतम न्यायालय के सामने पुनरावलोकन याचिका लेकर जाते हैं। और फिर आजकल एक नया विचार आ गया, क्यूरेटिव पिटीशन। हम उच्चतम न्यायालय के सामने क्यूरेटिव पिटीशन भी लेकर जाते हैं। क्यूरेटिव याचिका भी लेकर उच्चतम न्यायालय के सामने जाते हैं। ये उच्चतम न्यायालय की भूमिका है, और यही भूमिकाओं से फिर हमें आधार मिल जाएगा कैसे हम पढ़े, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है। इसका मेन बेस तो यहीं से हमें प्राप्त हो जाता है, इसका मूल आधार हमें यहीं से मिल जाता है। अब जरा देखने की बात है, संवैधानिक न्यायालय के रूप में, अच्छा, उच्च संवैधानिक न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा कैसे करता है। आपको याद होगा दोस्तों, अनुच्छेद 32 हमने आपको विस्तार से बता रखा है फंडामेंटल राइट में। तो मुझे लगता है फिर से इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मूल अधिकारों का रक्षक उच्चतम न्यायालय तो हमने पहले बता रखा है। तो अनुच्छेद 32 में 5 याचिकाएं हैं। कैसे जनहित याचिका आई, ये तो उच्चतम न्यायालय ने कैसे मूल अधिकारों के विस्तार करना शुरू कर दिया हमने बता रखा है। इसलिए हम शुरू करेंगे संघीय विवादों के समाधान और राष्ट्रपति की सलाह के मामले में। अब जरा इसका मतलब है, मुझे उम्मीद है कि ये बात तो आपको फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, संघीय विवाद का समाधान कैसे करता है, इसे चीजें आपस में मिली जुली होती हैं। एक टॉपिक जब पढ़ते हैं तो इनडायरेक्टली दूसरे टॉपिक का उल्लेख अपने आप आ जाता है। तो जरा देखें, उच्चतम न्यायालय संघीय विवाद का समाधान कैसे करता है। तो इसे कहते हैं उच्चतम न्यायालय संघीय विवादों का समाधान करता है, और यह उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता मानी जाती है। आरंभिक माने पहला जुरिस्डिक्शन।
ये उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक का मतलब है जिन मामलों में हमें उच्च न्यायालय होकर उच्चतम न्यायालय पहुंचने की आवश्यकता न हो। जैसे बहुत सारे न्यायालय हैं, से हमारे देश में बड़े सारे हॉस्पिटल हैं। एम्स में सर्दी जुकाम के लिए कोई एम्स में जाए तो इसका मतलब नहीं है अरे भाई कोई एम्स में जा रहा है इसका मतलब है सर्दी जुकाम की आवश्यकता नहीं है, कुछ और ट्रीटमेंट की जरूरत है तो हम एम्स जा रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे उच्चतम न्यायालय में हर मामले नहीं लाए जा सकते, लेकिन कुछ मामले सीधे उच्चतम न्यायालय लाए जाएंगे, जैसे कि संघ और राज्य के बीच में। ये आरंभिक अधिकारिता का मतलब है संघ राज्य के बीच का विवाद। बस बच्चों थोड़ा सा अब रुक जाओ। मार्कर नहीं ठीक चल रहा है इधर, ये मार्कर नहीं ठीक चल रहा है। देखिए यहाँ पे संघ राज्य लिखने पे पतले से नहीं होगा, वो आ ही नहीं रहा है उस पर वजह से संघ राज्य का प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि आरंभिक अधिकारिता में संघ एवं राज्य के, चलो आज कैसे काम चलाते हैं, फिर कल देखना आज काम चलाते हैं। बंद कर दो। संघ एवं, अच्छा इधर लिख के देखते हैं बच्चों को थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम आ रही है, चिंता मत करो, हम इधर थोड़ा लिख के देख लेते हैं। तो संघीय विवाद का समाधान का मतलब है कि या तो संघ और राज्य के बीच झगड़ा हल किया जाए, संघ और राज्य के बीच, इसे आरंभिक अधिकारिता कहते हैं, या राज्य और राज्य के बीच, या एक तरफ संघ हो दूसरी तरफ अनेक राज्य हो, एक तरफ संघ हो दूसरी तरफ अनेक राज्य हो, एक तरफ अनेक राज्य हो दूसरे पर एक राज्य हो, इसे कहते हैं आरंभिक अधिकारिता। इसका समाधान एकमात्र उच्चतम न्यायालय करता है। ये बात ध्यान देने की है, इसका समाधान एकमात्र उच्चतम न्यायालय करता है। इसका मतलब है संघीय विवादों को हल करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास नहीं है। ये बात ध्यान सुनने की है। और पहला विवाद आया था संघ और राज्य के बीच का 1963 में, वो था संघ सरकार पश्चिम बंगाल की। अब बात ध्यान रखने की है कि पहला विवाद संघ और राज्य के बीच में 1963 में आया था, तो क्या उसके पहले संघ और राज्य के बीच कोई विवाद हुआ ही नहीं? तो उत्तर है विवाद तो दोस्तों था, लेकिन चूंकि संघ राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकारें थी, प्रधानमंत्री भी कांग्रेस का, मुख्यमंत्री भी कांग्रेस का, और दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें होने के कारण विवाद को बड़ी आसानी से हल कर लिया जाता था। इसलिए कहा भी जाता है कि अगर दोनों में एक ही राज्य की सरकार हो तब तो आधे विवाद वैसे खत्म हो जाते हैं। और आपको ये भी याद दिला दें, जो शायद हमने पहले कभी बताया था, इसी विवाद को हल करते समय उच्चतम न्यायालय ने 1994 में बोमई विवाद का निर्धारण किया था। बोमई विवाद का निर्धारण किया था और बोमई विवाद में कहा था संघीय शासन भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा है। इसलिए अब दोस्तों देखो, जब भी कोई, अब मान लो असम और मेघालय के बीच में जमीन का झगड़ा है, असम मेघालय के बीच जमीन का झगड़ा है, संघीय विवाद है। ये विवाद आप जानते हो। अब ये संघीय विवाद कैसे होगा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अब आप कहोगे सर ये बताओ, अगर ये उच्चतम न्यायालय हल करेगा तो क्या न्यायाधीश लेके जाएगा, नापेगा कि विवाद कहाँ है, सीमा कहाँ है? तो वास्तविकता है कि न्यायाधीश जाके सीमा का
लंबाई चौड़ाई नहीं नापेगा, लेकिन बच्चों ये बात ध्यान रखना, न्यायाधीश किसी अधिकारी को निर्देश देगा कि आप सीमा को हल करिए और रिपोर्ट हमें दीजिए। और क्योंकि न्यायालय के निर्देश पर कोई भी अधिकारी प्रभावी तौर पर काम करता है, निष्पक्ष रूप में काम करता है, इसलिए न्यायालय की भूमिका प्राथमिक आ जाती है। ये बात बड़ी ध्यान देने की है। इसलिए न्यायालय की भूमिका अपने आप प्राथमिक आ जाती है। लेकिन ये भी ध्यान रखने की आपको कि हमारे यहाँ, अब देखो, अगर पहले हमने पढ़ा होगा, आपको फिर याद दिला दें, यहाँ भी उसको याद करना है। हमारे कई ऐसे संघीय विवाद हैं जो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में नहीं आते। और कौन से ऐसे विवाद हैं, आपको फिर मैं याद दिला दूं। संघ राज्य के बीच का विवाद अगर संघीय विवाद है, तो कई ऐसे राज्य के बीच के विवाद हैं जो संघ और राज्य के ही हैं, राज्य राज्य के हैं, फिर भी उनको संघीय विवाद नहीं कहा जाता। या उच्चतम न्यायालय उन मामलों को हल नहीं कर सकता। पहला, वित्त आयोग को सौंपे गए मामले। दोस्तों ध्यान सुनने की जरूरत है, फिर आप इसको लिख लो। संघ राज्य के बीच में वित्तीय लेन देन का मुद्दा, और 1950 के पहले संघ राज्य के बीच किए गए समझौते, यानी अब कश्मीर का विलय कैसे भारत संघ में हुआ, जूनागढ़ का विलय भारतीय संघ में कैसे हुआ, इसको कोई लेकर उच्चतम न्यायालय नहीं आ सकता। तो ये उच्चतम न्यायालय का आरंभिक अधिकारिता से मना किया गया है। और आप जानते हो इसीलिए कि वित्त आयोग को सौंपे गए मामले, संघ राज्य के बीच वित्तीय लेन देन का मामला, और संविधान के लागू होने से पहले संघ राज्य के बीच किए गए समझौते, इन सब मामलों पर उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता या आर्टिकल 131 की कोई भूमिका नहीं होती। आर्टिकल 131 किसी प्रकार से कार्य नहीं करते। तो ये भी एग्जाम्पल है, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों को यहाँ सीमित किया गया है। और इतना ही नहीं, ये भी आप जानते हो, कर्नाटक में चुनाव शुरू हो गया। जहां भी चुनाव होगा, एक बार निर्वाचन प्रक्रिया शुरू होने पर उसमें उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हाँ, अगर निर्वाचन कोई विवाद है तो वो उच्चतम न्यायालय में तब आएगा जबकि निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का विवाद है, उच्चतम न्यायालय हल करता है, केवल उच्चतम न्यायालय। लोकसभा विधानसभा के मेंबर का विवाद है तो उच्चतम न्यायालय में अपील के थ्रू आएगा। इसका मतलब है हमारे यहाँ तमाम उच्चतम न्यायालय की शक्तियों पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। इसलिए उच्चतम न्यायालय की भी सर्वोच्चता हमने नहीं मानी, न संसद की सर्वोच्चता न उच्चतम न्यायालय की सर्वोच्चता। तो हमने इसलिए एक मध्यम मार्ग को स्वीकार किया। अब बात यहाँ ध्यान में रखने की है, कि अगर संघ राज्य के बीच ये समझौता किया गया, संघीय शासन है, तो आप कहोगे सर ये बताओ, संघीय विवाद को आरंभिक अधिकारिता कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये सीधे उच्चतम न्यायालय में आता है। आप कहोगे संघीय विवाद को आरंभिक अधिकारिता क्यों कहा जाता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सीधे संघ उच्चतम न्यायालय के सामने आता है। तो फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 32 में तो ऐसे है। तो अनुच्छेद 32 को रिट अधिकारिता क्यों कहते हैं? बात ध्यान देने की है। अनुच्छेद 32 रिट अधिकारिता है। जबकि अनुच्छेद 131 आरंभिक अधिकारिता है। तो संविधान में से अलग अलग शब्द लिखे गए, इसका मतलब दोनों का मतलब अलग होगा। तो दोस्तों आपको अंतर बता दें अनुच्छेद 32 और 131 में, जबकि दोनों मामले में सीधे उच्चतम न्यायालय पहुंचते हैं। क्योंकि आप कहोगे दोनों मामलों में सीधे उच्चतम न्यायालय पहुंचते हैं, तो अलग अलग शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? या तो दोनों को रिट कहें या दोनों को आरंभिक कहें। तो दोस्तों फर्क ये है कि जब हम उच्चतम न्यायालय में सीधे पहुंचते हैं, तो आपको याद दिला दें, आरंभिक अधिकारिता का झगड़ा राज्य और राज्य के बीच, संघ राज्य के बीच होता है। लेकिन अनुच्छेद 32 का मामला, जहां राज्य और व्यक्ति का मामला आएगा, वो अनुच्छेद 32 होगा। बात ध्यान में रखने की है, जहां राज्य और व्यक्ति का मामला आएगा, यानी अनुच्छेद 32 में राज्य और राज्य के विवाद नहीं आते। इसीलिए अंतर कर दिया गया कि उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता अलग है और उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता अलग है। आरंभिक अधिकारिता अलग है। अब जरा हम दूसरा देखें कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह कैसे देता है। मूल अधिकार की रक्षा करता है, इसका हमने विस्तार से उल्लेख किया है। संघीय विवाद हल कर रहा है, बोमई केस लिया, ये भी हमने पहले आपको बता रखा है। अब जरा देखें कि उच्चतम न्यायालय सलाहकारी अधिकारिता कैसे देता है।
सलाह कैसे देता है? उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है आर्टिकल 143 में, उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो आर्टिकल 143 में है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जो 143 में है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है, वो जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, आखिर में ये क्यों कहा जाता है एडवाइजरी? एडवाइजरी क्यों कहा गया? एडवाइजरी कहा क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि उच्चतम न्यायालय एडवाइस देता है या निर्णय देता है? ये बड़ा विवाद का सवाल है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे निर्णय और सलाह में फर्क किया गया है। आप याद रखना, एक उच्चतम न्यायालय निर्णय देता है, डिसीजन देता है, और उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी होता है। बात ध्यान रखने की बात है। और यही उच्चतम न्यायालय को अन्य संस्थाओं से अलग करता है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है? अनुशंसा देता है, वित्त आयोग अनुशंसा देगा, यूपीएससी अनुशंसा देगी, और सरकार माने न माने उसकी मर्जी है। लेकिन जहां तक उच्चतम न्यायालय की बात है तो वो डिसीजन देता है, और डिसीजन कैसा होता है? बाध्यकारी डिसीजन होता है, बाध्यकारी। तो जो बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, अगर ये डिसीजन बाध्यकारी है, अगर उच्चतम न्यायालय का ये डिसीजन बाध्यकारी है, तो फिर यहाँ पर इसका मतलब है कि अगर इसे सरकार लागू न करे तो क्या होगा? तो आप याद रखो, अगर सरकार लागू न करे तो उच्चतम न्यायालय अवमानना की कार्यवाही कर सकता है, कंटेम्प्ट। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को न मानना, उच्चतम न्यायालय के निर्णय को न स्वीकार करना, ये उच्चतम न्यायालय का कंटेम्प्ट है, अवमानना है। ये उच्चतम न्यायालय कंटेम्प्ट है, उच्चतम न्यायालय की अवमानना है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब उच्चतम न्यायालय कंटेम्प्ट या अवमानना। अभी आप देखेंगे कि अभी उच्चतम न्यायालय ने, हाल ही की बात है, नागालैंड के मुख्यमंत्री को नोटिस दिया, और नागालैंड के मुख्यमंत्री कहा कि आपके खिलाफ हम न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई जल्द करते हैं, और कई की सुनने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है। अभी हाल में ही नागालैंड के मुख्यमंत्री को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपने हमारी निर्णय को नहीं माना, लिहाजा आप खिलाफ अवमानना के लिए कार्रवाई की जाएगी। और मामला ये था कि नागालैंड को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आप अपने नगर पालिका के निर्वाचन में महिलाओं का आरक्षण कीजिए। मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। मुख्यमंत्री ने पूरे निर्वाचन को ही रद्द करवा दिया। उनका न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। अरे निर्वाचन होगा तब तो महिलाओं को आरक्षण देंगे, हम निर्वाचन नहीं कराएंगे। इसलिए उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी होता है, और लोग लागू करते हैं, क्योंकि लागू न किया जाए तो न्यायालय अवमानना के अंतर्गत किसी व्यक्ति को दंड दे सकता है। और कुछ दिनों पहले की बात है दोस्तों, इसलिए आप देखोगे जो आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, वो न्यायालय से डरते हैं, क्योंकि न्यायालय कभी दंडित कर सकता है, न्यायालय उन्हें दंडित कर देगा। दूसरा मुद्दा, लेकिन ये निर्णय है, और आप ये भी जानते हो, जब उच्चतम न्यायालय निर्णय देता है तो सरकार पे तो बाध्यकारी है ही है। बाध्यकारी किस पे? सरकार पे, सॉरी। और आम आदमी बाध्यकारी अपने आप होगा दोस्तों। सरकार का शक्तिशाली संगठन है, सरकार पर बाध्यकारी है, तो ये पूछने का सवाल ही नहीं कि आम आदमी पर बाध्यकारी है कि नहीं, बाध्यकारी होगा ही होगा। लेकिन आप जानते हो उच्चतम न्यायालय का निर्णय अन्य न्यायालयों के लिए उच्चतम न्यायालय का निर्णय अन्य न्यायालयों के लिए एक एविडेंस माना जाता है। यह अन्य न्यायालयों के लिए क्या माना जाता है? एक एविडेंस। इसका मतलब है
उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसके खिलाफ कोई दूसरा न्यायालय निर्णय नहीं दे सकता। इसलिए आप याद रखो, इस उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अन्य न्यायालय साक्ष्य की भांति मानते हैं। इसका मतलब है कि एविडेंस, जैसे आप देखोगे किसी वकील के घर में जाओ, किसी वकील घर में आप जाइए तो वहां पे उस वकील घर में तमाम ऐसे मामले पड़े होंगे और किताबें लिखो AIR 85 AIR का मतलब ऑल इंडिया रेडियो नहीं, ऑल इंडिया रेफरेंस। तो उच्चतम न्यायालय के जितने निर्णय एक साल में आए वो सब वकीलों के पास होते हैं, क्योंकि वकील किसी मुद्दे को लेके जाए किसी कोर्ट में तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय का रेफरेंस देता है, और ये रेफरेंस बड़ा जरूरी है। तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय साक्ष्य की भांति होते हैं, इसीलिए चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही अपना निर्णय देता है। तो मान लीजिए कि अभी समान नागरिक संहिता के मामले में उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय दे दिया तो बाकी न्यायालय भी उसी के निर्णय को ध्यान में रखेंगे। और उच्चतम न्यायालय के सामने सेम सेक्स मैरिज का मामला चल रहा है, अगर उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया तो बाकी न्यायालय भी उसी निर्णय के आसपास रहेंगे। लेकिन सलाह इससे अलग है दोस्तों। सलाह निर्णय, सलाह का मतलब है जो सरकार पर बाध्यकारी नहीं है, वो सलाह है। अब सलाह देना, और ये उच्चतम न्यायालय की बड़ी अजीब सी शक्ति है, क्योंकि दोस्तों उच्चतम न्यायालय का ट्रेडमार्क ये है, USP ये है कि उच्चतम न्यायालय सलाह नहीं देता, निर्णय बाध्यकारी होता है। अब पता चला उच्चतम न्यायालय का निर्णय हम माने न माने, ये तो अजीब सी बात हो गई। तो उच्चतम न्यायालय कम और संसदीय समितियां ज्यादा हो गई। इसलिए दोस्तों कहा जाता है सलाह देने का मतलब क्या है, सलाह की कार्यवाही क्या होगी। तो सलाह और निर्णय में फर्क होता है, क्योंकि ये सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। इसका मतलब इसे मानना और न मानना सरकार के लिए स्वैच्छिक है। अब जरा देखा जाए फिर ऐसा क्यों कहा गया और किन मुद्दों पर सलाह ली जा सकती है, और क्या सलाह देना हमेशा सरकार के लिए बाध्यकारी है। तो अब देखो दोस्तों, किन मुद्दों पर सलाह ली गई जरा आपको बता दें। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो पहली सलाह ली गई उच्चतम न्यायालय से, और आप जानते हो यानी सलाह तो कही ली गई, लेकिन उसमें जो बड़े लैंडमार्क है, जो बड़े महत्वपूर्ण विषय, उसमें कुछ आपको बता दें कि कहाँ पे सलाह ली गई। और ये भी आपको याद दिला दें, जब उच्चतम न्यायालय किसी मुद्दे पे सलाह देता है तो सलाह के लिए बाकायदा वो वैसे बेंच बनाता है। 5, अगर संविधान का मामला है तो 5 न्यायाधीशों की बेंच होगी। तो जब उच्चतम न्यायालय किसी मुद्दे पे सलाह लेता है तो बाकायदा वो बेंच बनाएगा, अपने कार्य करेगा, सारे वैसे कार्य करेगा। बस एक फर्क आएगा कि उसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते, उसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होंगे। लेकिन फिर सलाह किस पे लिया गया, दिल्ली केस, दिल्ली लॉ केस सलाह लिया गया उच्चतम न्यायालय ने, दिल्ली विधि विभाग। दिल्ली लॉ केस, और जानते हैं पहला जो मामला होता है महत्वपूर्ण होता है, जो वर्तमान में चल रहा है वो महत्वपूर्ण होता है। और इसमें मामला बड़ा सिंपल पूछा गया था दोस्तों कि राष्ट्रपति ने, क्योंकि राष्ट्रपति सलाह लेता है और राष्ट्रपति सलाह का मतलब है मंत्रिपरिषद ने सलाह लिया, कार्यपालिका ने सलाह लिया, यही तो राष्ट्रपति की सलाह का मतलब है। राष्ट्रपति सलाह ले रहा है किससे, उच्चतम न्यायालय से। और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय सलाह ले रहा है किस मुद्दे पर, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय सलाह ये ले रहा है कि क्या, उच्चतम न्यायालय से सलाह ये ले रहा है कि क्या प्रदत्त विधायन, क्योंकि अब आप ये भी याद होगा संसद में हमने प्रत्यायोजित विधायन, प्रदत्त विधानसभा को बता रखा है। इसे दोस्तों पिछली बार जरूर रिवीजन करते रहिए। तो सलाह ली गई थी, क्या राष्ट्रपति ने न्यायपालिका सलाह मांगा कि क्या प्रदत्त विधायन अपने आप में संसद की उपयोगिता कम करता है, संसद की शक्ति कम करता है। तो इस पर उच्चतम न्यायालय ने सलाह दी थी और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है, प्रदत्त विधायन एक तरीके संसदीय शासन में आवश्यक है, क्योंकि संसद विधि के हर बात का उल्लेख नहीं कर सकती, नहीं बना सकती। तो ये दिल्ली विधि केस था।
और अब देखें कुछ मामले में बड़ा अप्रत्याशित मामला था जहां सलाह ली गई। इस्माइल फारूकी केस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था 94 में, जहां पे सलाह लिया गया था। इस्माइल फारूकी केस, ये 1950 में सलाह लिया गया, ये 1994 में, क्योंकि मामले बड़े महत्वपूर्ण थे। और आपको याद दिला दे इस पे सलाह क्या लिया गया। इस्माइल फारूकी की बड़ी सिंपल सी बात है। ये दोस्तों मामला था कि अयोध्या में मस्जिद है या मंदिर है, उच्चतम न्यायालय बताए। अब देखिए सरकार बड़ी होशियारी वाला काम करती है। अब दोस्तों ये बताओ, मंदिर है मस्जिद है, खुदाई करके समझ लो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बुला लो। अरे इसमें न्यायपालिका कौन सा मामला है कि न्यायपालिका बताएगा मंदिर था मस्जिद था। यानी हकीकत की बात है, कई बार सरकार बड़ी होशियारी से काम करती है। सरकार कई बार ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय के सामने ठेल देती है जिसमें निर्णय लेना बड़ा अलोकप्रिय होता है। अगर सरकार को लगा कि हमने निर्णय ले लिया, लोग नाराज हो जाएंगे, तो वो जानबूझ के न्यायपालिका के सामने ठेल देगी। भाई न्यायपालिका कोई भी निर्णय दे, न्यायपालिका को चुनाव थोड़ी लड़ना है, सरकार को चुनाव लड़ना है बच्चों। चुनाव सरकार को लड़ना है, न्यायपालिका थोड़ी लड़ना है। इसलिए बड़ी ध्यान देने की बात है, कई बार जानबूझकर ऐसे निर्णय दिए जाते हैं जो सरकार के लिए स्वाभाविक तौर पर फायदेमंद हो जाए। अब देखो सरकार कई बार न्यायपालिका पर दोहरे आक्षेप लगाती है। सरकार कई बार कहती है कि भैया आपने ऐसा काम क्यों किया, और कई बार जानबूझ के न्यायपालिका के सामने काम ठेल देती है। इन दोस्तों इस पे तो एक शेर याद आ रहा है कि ना जो अंदाज से जहर देते हो कि पीना होगा, और जब हमने पी लिया तो कहते हो जीना होगा। यानी चित भी अपनी पट भी अपनी। और उच्चतम न्यायालय ने इस पे सलाह देने से मना कर दिया। इसका मतलब ये भी संभव है कि उच्चतम न्यायालय हर मामले पे सलाह दे, जरूरी नहीं है। इसमें इस्माइल फारूकी का केस बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भैया जाके हिस्ट्री वालों से मिलो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मिलो, और वहां पता करवा लो कि वहां मंदिर था या मस्जिद था। हम कैसे बताएं? तो इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय हर बात पे सलाह देगा, जरूरी नहीं है। और कुछ मामले ऐसे जो आपको याद होगा, हमने पहले बता रखा है। आपको याद होगा विशेषाधिकार में केशव सिंह का मामला बताया था। केशव सिंह का मामला बताया था। और आपको ये भी याद दिला दें 1998 में जब कोलिजियम का अभिप्राय क्या है, ये बात न्यायपालिका से पूछी गई, ये भी सलाह ही लिया गया था। और एक बार तो 2002 में जब गुजरात में 2002 में बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था, कोलिजियम जो कल हमने बताया था आपको, कोलिजियम के विचार में कोलिजियम का मतलब क्या है, इस पर भी राष्ट्रपति न्यायपालिका सलाह ली थी। केशव सिंह बाद विशेषाधिकार था, इस पर भी राष्ट्रपति ने सलाह ली थी। और एक बार तो सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बड़ा झगड़ा हो गया। 2002 के गोधरा चुनाव के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री का तर्क था, जो उस समय मुख्यमंत्री मोदी जी थे। तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि विधानसभा की बैठक के बीच के अंतराल 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब इस पर जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं भैया, चुनाव कब कराना है हमारी जिम्मेदारी है, सरकार हमको नहीं बताएगी। उस समय इलेक्शन कमिश्नर थे जेम्स माइकल लिंगदो, और लिंगदो साहब ने चुनाव कराने से मना कर दिया। और मामला बड़ा विवाद का विषय बन गया। 2 संवैधानिक पदाधिकारी टकरा रहे थे। ये मामला भेजा गया, फिर राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से कहा भाई आप ही सलाह दे दो क्या होगा इसमें। उच्चतम न्यायालय ने सलाह दिया। 2G घोटाला हुआ था, जहाँ बड़ा फेमस था, स्पेक्ट्रम घोटाले के नाम से जाना जाता था, जिस समय CAG विनोद राय थे, उस पर भी सलाह मांगी गई थी। इसका मतलब है तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर समय समय पर राष्ट्रपति न्यायपालिका सलाह मांगता है। लेकिन इन सलाहों को 2 भाग में बांटा जाए। इस सलाह को 2 भाग में जरा बांटा जाए कि सरकार किन मुद्दों पर सलाह ले सकती है। पहला,
सार्वजनिक महत्व के विषय। भाई अनुच्छेद 143 में लिखा गया है कि सरकार किन मुद्दों पर सलाह ले सकती है। सार्वजनिक महत्व के विषय। अच्छा, शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक है। सार्वजनिक महत्व का, अरे अयोध्या का मामला भी सार्वजनिक महत्व का है। यानी सार्वजनिक महत्व में संविधान का भी कोई मामला आ सकता है, प्रशासन का मामला आ सकता है, वित्त में सार्वजनिक महत्व का, यानी जो किसी निजी जीवन से संबंध न हो, सार्वजनिक महत्व का है। तो सार्वजनिक महत्व बहुत बड़ा शब्द हो जाता है जहां हम बाकायदा सलाह ले सकते हैं। और सार्वजनिक महत्व के विषय और दूसरा और एक तकनीकी बात लिखी गई है, संविधान लागू होने के पूर्व। संविधान लागू होने के पूर्व संघ एवं राज्य के बीच किए गए संधियां एवं समझौते। संविधान लागू होने के पहले संघ और राज्य के बीच किए गए संधियां और समझौते, ये भी इस मुद्दे पर भी बाकायदा राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। इस मुद्दे पर राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, यह बात आपको ध्यान दिला दें। इसलिए देखो दोस्तों, संविधान लागू होने के पूर्व संघ और राज्य के बीच किए गए संधियां समझौते, इसका मतलब संघ सरकार जम्मू कश्मीर, संघ सरकार जूनागढ़, यहाँ पे सलाह लिया जा सकता है। और ध्यान देने की बात है, इसीलिए इसे उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से बाहर रखा गया है। इस मामले को लेके उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में कोई नहीं जाएगा। और आपको अगर याद ये भी होगा, इसीलिए पानी का झगड़ा आरंभिक अधिकारिता से बाहर रखा गया। और ये भी ध्यान देने की बात है, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय सलाह दे सकता है, हाँ भी कह सकता है, ना भी कह सकता है। लेकिन यहाँ पर उच्चतम न्यायालय केवल हाँ कहेगा, यानी यहाँ सलाह देना आवश्यक है। सार्वजनिक महत्व के विषय में सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय को हर विषय पर सलाह देना जरूरी नहीं है। अब अगला, भाई सलाह की उपयोगिता क्या है। अब ठीक है, सलाह अगर उच्चतम न्यायालय देता है तो सलाह का महत्व क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात कि आप जानते हो कि सरकारें ये बचाती हैं कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय हमारे खिलाफ न जाए, क्योंकि अगर उच्चतम न्यायालय उनके खिलाफ कोई निर्णय देगा तो उससे बड़ा जनता की प्रतिक्रिया होती है, जनता को लगता है सरकार ने कुछ खराब काम किया है। तो सरकारें इससे हमेशा बचना चाहती हैं, ये तो बहुत, और सरकारें अपनी फजीहत नहीं करवाना चाहती। इसलिए अच्छी बात है कि उच्चतम न्यायालय से सलाह ले ले पहले। मान लीजिए, अगर इसी बात को ऐसे देखिए, अगर संघ सरकार को लगता था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के तरीके में बदलाव किया जाए, इसके मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह भी तो लिया जा सकता था। और सलाह बहुत न्यूज में नहीं बनती, क्योंकि सलाह लिया, मैं माने न माने आपकी मर्जी है। उससे कम से कम ये तो पता चल जाता है कि उच्चतम न्यायालय के इस मामले पर अप्रोच क्या होगा। उसको देखते हुए भविष्य में प्रिकॉशन ले लीजिए। भाई डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने का मतलब क्या होता है। डॉक्टर ने कह दिया कि भाई देखो ऐसा खतरा है, ऐसा खतरा हो सकता है, तो हमने वैसा अपना डाइट चेंज कर दिया। अब कंसल्टेशन ले लोगे और पहले उसे अडॉप्ट कर लोगे अब, तो फिर समस्या आएगी नहीं। इसलिए सलाह लिया क्यों जाता है कि उच्चतम न्यायालय की सलाह के हिसाब से सरकार या सरकार के भविष्य के निर्णय, सरकार के भविष्य के विधि एवं नीतियों का निर्माण किया जाएगा। तो पहला महत्व ये होता है, यानी हमने एडवांस में ओपिनियन ले लिया कि भैया कोई ये समस्या है, डॉक्टर के पास मैं गया तो डॉक्टर ने कहा देखो ये ट्रीटमेंट होगा, तो हमने एडवांस में निर्णय ले लिया, उसी हिसाब से खाना पीना शुरू कर दिया। तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि उच्चतम न्यायालय इस मामले पर क्या कहने वाला है। तो अच्छा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप कहोगे सर ये बताओ सर, विधि का निर्माण तो विधायिका करती है। नहीं भाई, सामान्य बातें मैं कर रहा हूँ। विधि का निर्माण विधायिका ही करती है, लेकिन सवाल है विधायिका
में पहल तो स्वाभाविक रूप में कार्यपालिका ही करती है। विधि के निर्माण की पूरी पहल तो कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। और ये भी, और दूसरी उपयोगिता क्या है दोस्तों? दूसरी उपयोगिता ये है कि उच्चतम न्यायालय अभिलेख का न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। याद रखना बच्चों, अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय अन्य न्यायालयों के लिए साक्ष्य माने जाएंगे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इसे तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उच्चतम न्यायालय भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उच्च न्यायालय भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जनपद न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं है। ये बात ध्यान देना। और अवमानना के आरोप में भी दंड देने की शक्ति जनपद न्यायालय को नहीं है। अवमानना के आरोप में दंड दे सकता है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय नहीं। ठीक है, वैसे जनपद न्यायालय अभिलेख न्यायालय नहीं है, उच्चतम न्यायालय है। यानी अभिलेख एविडेंस, उच्चतम न्यायालय के निर्णय बाकी न्यायालयों के लिए वैसे अभिलेख माने जाएंगे। जैसे अब कोई दिल्ली आए, एम्स में ट्रीटमेंट हो गया, एम्स ने कह दिया भैया इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा, तो बाकी जितने के हॉस्पिटल होंगे सारे डॉक्टर उसी ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे। ये अभिलेख है, क्योंकि भाई एक्सपर्ट आदमी ने कह दिया अगर ये ट्रीटमेंट का तरीका होगा तो बाकी लोग उसी के पीछे चल देते हैं। इसीलिए आप देखोगे चूंकि अभिलेख न्यायालय है, इसलिए सरकार पर भले बाध्यकारी न हो, लेकिन अन्य न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी होता है। अन्य न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा, ये खास बात है। भले सरकार पर बाध्यकारी न हो, लेकिन अन्य न्यायालय के लिए बाध्यकारी होगा। ये दूसरी उपयोगिता आ गई कि अभिलेख का न्यायालय हो गया। और तीसरी बात जो बात ध्यान में रखने की है, तीसरा मुद्दा देखें तो तीसरा मुद्दा यह आता है कि ये अभिलेख का न्यायालय है। इसका मतलब है, ये भी बात ध्यान रखने की है कि आप याद रखो, व्यवहार में तो कहा जाता है कि जो भी उच्चतम न्यायालय सलाह देता है व्यवहार में वही सरकार मान लेती है। देखो, सिद्धांत यह है कि सरकार माने न माने, व्यवहार में सरकार मानती है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोलेजियम है। अरे कोलेजियम के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सलाह ही दिया है, और एक बार सलाह को बदलने का सरकार ने प्रयास किया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लेकर आ गई, उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। तो मैसेज क्या है? अगर आप हमारी सलाह को नहीं मानेंगे तो भविष्य में उस सलाह के खिलाफत में कोई कानून बनाएंगे तो उस कानून को हम रद्द भी कर सकते हैं, उस कानून को हम खत्म कर सकते हैं। ऐसा न्यायपालिका का निर्णय दिख रहा है, ऐसा न्यायपालिका का निर्णय दिख रहा है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय व्यवहारिक रूप में बाध्यकारी ही हो जाता है। और हमने कोलेजियम का निर्णय बताया। अरे भाई, कोलेजियम की बात तो न्यायालय ने सलाह में कही है, लेकिन उसी से अपॉइंटमेंट हो रहा है। सरकार ने सलाह का निर्णय किया, सरकार ने सोचा सलाह को इधर उठा के फेंक देंगे, और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लेकर आ गई, उच्चतम न्यायालय रद्द कर दिया। तो ये खास बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई। ये है इसका महत्व, ये है सलाहकारी अधिकारिता। अब जरा दूसरे पर आ जाए बच्चों। तो अभी उच्चतम न्यायालय के हमने कितने काम देखे? मूल अधिकारों का रक्षक, ये हमने 32 बता दिया पहले। संघीय विवादों का समाधान, ये देख लिया। राष्ट्रपति का सलाह, ये देख लिया। अब देखें संविधान की व्याख्या। उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या कैसे करता है, और दोस्तों इसी संदर्भ में देखेंगे आधारभूत ढांचा। अब हम आधारभूत ढांचे की बात करें, उच्चतम न्यायालय आखिर में संविधान की व्याख्या कैसे करेगा, तो फिर आधारभूत ढांचे का विचार आता है। बेसिक स्ट्रक्चर। देखो, इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, संविधान को समझा कैसे जाए, क्योंकि यहाँ जो बात ध्यान में रखने की है वह उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। अच्छा, आप कहोगे सर संविधान की व्याख्या उच्च न्यायालय नहीं करता, उच्च न्यायालय भी करता है, लेकिन अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय भी करेगा। इसका दोस्तों बस फर्क इतना होता है, अगर सब हाई कोर्ट, भाई 25 हाई कोर्ट है, और 25 उच्च न्यायालय अपने अपने तरीके से संविधान की व्याख्या करना शुरू कर दें, तो 25 व्याख्या तो हो नहीं सकती, व्याख्या तो एक चाहिए।
इसीलिए आप देखोगे उच्चतम न्यायालय के पास से मामले आते हैं। अब सवाल ये है, संविधान की व्याख्या कैसे की जाए, इस बारे में कैसे संविधान को समझा जाए दोस्तों, इस बारे में बड़े मतभेद रहे हैं। तो हकीकत की बात यह है, अब संविधान के आधारभूत ढांचा है, ऐसा शब्द तो किसी अनुच्छेद में लिखा नहीं है। आधारभूत ढांचा का विचार इसलिए थोड़ा सा अब अजीब सा लगता है, क्योंकि भाई संविधान के आप कहोगे सर बताओ किस अनुच्छेद में है, तो कोई जवाब नहीं है कि वो अनुच्छेद में ही नहीं है। आप कहोगे सर चलो बताओ किसी अनुसूची में है, तो वो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये शब्द ही इजाद किया है उच्चतम न्यायालय ने। तो उच्चतम न्यायालय ने कोई शब्द मिला कहां से, आधारभूत ढांचा। और दोस्तों उच्चतम न्यायालय को शब्द यहां से मिला कि संविधान कैसे पढ़ा जाए, संविधान की व्याख्या कैसे की जाए, इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, संविधान कैसे पढ़ा जाए, इस मामले में मतांतर रहे हैं। तो पहला दृष्टिकोण ये है कि भाई संविधान को पढ़ना हो तो राष्ट्रीय आंदोलन देख लो, और राष्ट्रीय आंदोलन में जो हमारा इतिहास रहा उससे संविधान समझ में आ जाएगा। यानी डॉक्टर अम्बेडकर के सपने को देख लो, भाई डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को देख लो, नेहरू के विचार को देख लो, आप गांधी के सपने को देख लो, तो संविधान समझ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने विचारों से संविधान बनाया था। पहली बात यह है। दूसरे कहते हैं नहीं, संविधान का जो शब्द है, भाषा है, यानी जो टेक्स्ट है, संविधान की जो पाठ्य पुस्तक है, शब्द है, भाषा है, इसका महत्व है। ये देख लो तो आपको संविधान समझ में आ जाएगा। अब भाषा है, टेक्स्ट है, लेकिन संयोग की बात है कि संविधान की व्याख्या का जो आरंभिक अप्रोच था उच्चतम न्यायालय यही मानता था। और यहाँ पे अगर आपको याद होगा, मैं फिर आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, इससे बच्चों देखो बातें कितनी जुड़ी होती हैं। और मैंने पहले कहा था सवाल जितना पूछना हो, एक बार सारा टॉपिक खत्म हो जाए तो पूछना, सवाल पूछना, प्रश्न लिखना, पूछना, क्योंकि हमें फिर बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, हमने आपको बताया था मेनका गांधी केस, हमने आपको केशवानंद भारती केस भी थोड़ा थोड़ा बताया था, यहाँ फिर उसकी व्याख्या करेंगे। तो आपको अगर याद होगा तो संविधान की व्याख्या के लिए जो 1950 में गोपालन केस में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की व्याख्या की थी, उसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के शब्दों को समझा था। अब दोस्तों देखो, शब्द का महत्व ज्यादा है या उसमें छुपे हुए अर्थ का महत्व ज्यादा है? आप कहोगे सर छुपा हुआ अर्थ क्या है, भावना क्या है? तो अब देखो, जाकी रही भावना जैसी, शिव मूर्त देखी तिन तैसी। अब सवाल है, एक ही मूर्त सबके सामने है, तो अब तो इसलिए लोग कहते भी है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। अरे दोस्तों, सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में बसता है, बाकी कोई चीज सुंदर थोड़ी है। दिल लगा गधी से तो और किस काम की, कहावत है। तो कहने का मतलब कैसी व्याख्या की जाए? तो अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो टेक्स्ट तो पढ़ लेते हैं। अब टेक्स्ट पढ़ोगे तो अब देखो कैसे संविधान की व्याख्या की जाए। तो मैं पुरानी बात आपको एक बात याद दिला दूं, अगर संविधान के शब्द पढ़ोगे तो मान लो अनुच्छेद 21 हमने पढ़ा, और अनुच्छेद 21 में लिखा गया है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यही तो टेक्स्ट है। संविधान में जब अधिकार की बात आप करोगे तो टेक्स्ट में लिखा है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन 1973 से ही नहीं, बल्कि ये तो और 1973 से उच्चतम न्यायालय ने कहा भाई देखो, संविधान को एक अलग तरीके से समझा जाए। और ये मामला था केशवानंद भारती वाद, क्योंकि ये भी विवाद हमेशा रहा है। उच्चतम न्यायालय कहना था संविधान को थोड़ा अलग तरीके से समझा जाए, केवल शब्द न देखे जाए कि दैहिक और जीवन, दैहिक स्वतंत्रता, इतनी बात हमने स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय आंदोलन बड़ा पुराना पड़ गया, किसको आप बताएंगे, समय बदल गया दोस्तों। व्हाट्सएप नहीं था उस समय, फेसबुक नहीं था, एक जमाना था जबकि हम बैलगाड़ी पे चलते थे। और उससे एक जमाने में नदिया की पार फिल्म आई थी 1982 में,
तो पूरी फिल्म में बैलगाड़ी के अलावा कुछ दिखा नहीं और बड़ी सुपर डुपर हिट थी। लेकिन आज फिल्म में देखे तो हीरो पता चला कि किसी बड़ी सी कार में आता है, हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है। समय बदल गए। पहले फिल्मों को देखिए तो पता चला जैसे हीरो हीरोइन साथ मिलते थे तो कैमरा मैन उठा देता था, आकाश में उड़ते जो चिड़िया, लोग समझ जाते थे क्या हो रहा है। आज तो हीरो हीरोइन मिलते हैं तो इमरान हाशमी के जमाना आ गया दोस्तों, कैमरा हटता ही नहीं। अरे इसीलिए हमने कहा शब्दों को पढ़ने मात्र से बात नहीं बनेगी। इसलिए केशवन भारतीवाद ने 1973 में ये कहा कि शब्दों को नहीं बल्कि संविधान की आत्मा देखिए। संविधान की आत्मा देखिए, संविधान का दर्शन देखिए। तो संविधान, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका महत्व ज्यादा है। अब संविधान निर्माता अलग पुरुष पर आ गए। उनका अरे भैया अब ये परिवर्तन हुआ ही केशवानंद भारतीवाद के साथ। केशवानंद भारतीवाद ने कहा संविधान की व्याख्या हम केवल शब्द से नहीं समझेंगे, और यही तो उच्चतम न्यायालय दोस्तों संविधान का संरक्षक। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा संविधान तो हम देखेंगे भावना से, स्पिरिट से, उसके फिलॉसफी से। और इसलिए दोस्तों जब कहते हैं फिलॉसफी, फिलॉसफी क्या नजरिया, दर्शन क्या नजरिया। दुनिया में हर व्यक्ति का दूसरे को देखने का नजरिया अलग अलग होता है, और आप जानते हैं नजरिया बदला तो नजरिए बदल जाएंगे। इसलिए आप देखो दोस्तों फिलॉसफी क्या है, एक बूढ़े आदमी की फिलॉसफी अलग है, जवान आदमी की फिलॉसफी अलग है। अब एक मैं पार्क में घूम रहा था, वहां पे कोई बूढ़ा, एक जवान आदमी था आप जैसा, बच्चों जैसा, वो गाना गाते जा रहा था, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। वहीं कोई बूढ़ा आदमी बैठा था, उसने कहा बेटा क्या भजन गाया है। अब किसी को रब और कहीं दिख रहा है, किसी को और। यही दर्शन को देखना दोस्तों, हम आंखों से नहीं देखते प्यारे बच्चों, हम तो मन मस्तिष्क विचार से देखते हैं। आंखों से दुनिया नहीं देखती, आंखें तो वो दिखाती हैं जो हम देखना चाहते हैं। इसीलिए दर्शन, संविधान का दर्शन, संविधान की आत्मा। अब संविधान की व्याख्या ऐसे होनी चाहिए, यहीं से आधारभूत ढांचे का विचार आया। तो केशवन भारतीवाद से पूछा गया कि भैया बताओ न्यायाधीश महोदय, आधारभूत ढांचा है क्या। उनका है क्या कि संविधान की आत्मा है, संविधान का दर्शन है, संविधान की फिलॉसफी है। जैसे शरीर की आत्मा है, शरीर का दिल है। लेकिन ये बात उलझ इसलिए गई, आप कहोगे सर ये बात कैसे हम, संविधान में आर्टिकल लिखा है, भाग लिखा है। अरे कुछ ऐसे बताओ किस आर्टिकल में ये दर्शन है, कहाँ आत्मा अटकी पड़ी है। अरे कोई बेसिक बात तो बताओ, कोई अनुच्छेद बताओ, कोई भाग बताओ, तब तो समझ पाएंगे कि संविधान का दर्शन कहाँ है। लेकिन सवाल ये है, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद में ये बात कही कि जब हम संविधान के दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन किसी एक अनुच्छेद में नहीं है, और सच माने संविधान तो अनुच्छेद है भी नहीं। अच्छा ये बात मैं पहले से रिपीट करता रहा हूँ, अभी तक हम इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। संविधान का मतलब है अनुच्छेद नहीं, संविधान का मतलब कागज का टुकड़ा नहीं। संविधान तो भावना का, संविधान तो लोगों की इच्छा का स्वरूप है। अब लोगों की इच्छा भावना से क्या मतलब होता है। अब यहाँ दोस्तों जो बात देखने की है कि फिर ये संविधान की आत्मा, संविधान का दर्शन है कहाँ। अब जानते हो केशवानंद भारतीवाद जो 13 न्यायाधीशों की बेंच थी, उसके बाद और भी न्यायपालिका के निर्णय आए। मतलब है कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत की शुरुआत की केशवानंद भारतीवाद ने, उसका विस्तार और न्यायपालिका ने करना शुरू कर दिया। बाद के जो निर्णय आए उन्होंने कहा कि भाई अब बताओ ये आत्मा, संविधान का दर्शन क्या है। तो अब लोगों ने कहा देखो भाई आत्मा क्या है, संघीय शासन, ये आधारभूत ढांचा है। फिर कहा गया संसदीय शासन, ये आधारभूत ढांचा है। फिर कहा गया न्यायिक पुनरावलोकन, ये आधारभूत ढांचा है। फिर न्यायिक स्वतंत्रता, ये आधारभूत ढांचा है। फिर कहा गया कि राष्ट्रीय एकता, अखंडता, स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन, पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन,
लोकतांत्रिक गणतांत्रिक, स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक, ये सब क्या है? ये सब संविधान का आधारभूत ढांचे हैं। और बड़ी ध्यान देने की बात है, जब अब आप कहोगे देखो केशवन भारतीवाद ने जिसकी शुरुआत की उसको न्यायपालिका ने आगे बढ़ा दिया, यानी न्यायपालिका के जितने निर्णय केशवन भारतीवाद से लेकर आज तक हैं। और बात ध्यान देने की दोस्तों, कल के लिए न्यायपालिका किसी भी और बात को बढ़ा सकती है, न्यायपालिका की मर्जी है। और न्यायपालिका से पूछा गया अच्छा अनुच्छेद नहीं है, तो न्यायपालिका का सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण, ये भी आधारभूत ढांचा है। तो न्यायपालिका से पूछा गया भाई कोई अनुच्छेद वगैरह है आधारभूत ढांचे में कि नहीं? तो न्यायपालिका ने कहा ठीक है, अगर अनुच्छेद आप देखना चाहे तो देख सकते हो, अनुच्छेद 32 और 368 जिसमें संविधान का संशोधन होता है, 368 ये अनुच्छेद है। बात ध्यान देने की है दोस्तों, हमारा संविधान, और ये बात आप जान के हैरान रह जाएंगे कि हमारे संविधान में न तो संघीय शासन शब्द का प्रयोग हमने पहले बता रखा है, निर्वाचन का प्रयोग है, स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन का प्रयोग नहीं है। हमारे संविधान में संसदीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर शब्द का प्रयोग नहीं है। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं है। आप याद रखो, ये लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय को फिर से देख सकता है, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन सब संविधान में नहीं है। और यह हैरानी की बात है, आपको हैरानी की बात लगेगी। इसका मतलब है दोस्तों, हमारे संविधान में अगर मतलब पूरे संविधान को देखना चाहते हो, ये फिलॉसफी है, न्यायिक स्वतंत्रता संविधान में कहीं नहीं है। हाँ, एकता अखंडता तो 42वें संविधान संशोधन से, पंथ निरपेक्षता ये शब्द 42वें संविधान संशोधन जोड़ दिए गए, मूल संविधान में तो ये भी नहीं थे। इसका मतलब है ये दिखता है कि हमारा संविधान दोस्तों एक सिद्धांत है, हमारे संविधान की एक आत्मा है। यानी हमारा संविधान बच्चों एक ऐसे वाहन की तरह है जिसका इंजन निकाल लो और फिर कहो चलाओ। संविधान का इंजन क्या है? ये आधारभूत ढांचा, ये संविधान का दिल है दोस्तों। दिल किसी को नहीं दिया जा सकता, खून दिया जा सकता है, पैसा रुपया दिया जा सकता है, दिल थोड़ी देंगे। इसलिए केशवन भारतीवाद ने कहा कि भाई संविधान का एक दिल है, संविधान का दिल है। इसलिए दोस्तों संविधान को हम अनुच्छेद के माध्यम से समझ रहे हैं तो ये बात बड़ी गलती कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, और जब कहोगे संसदीय शासन, याद रखो हम एक शब्द संसदीय शासन का प्रयोग करते हैं, उसमें संविधान के 50 अनुच्छेद आ जाते हैं। हम एक शब्द संघीय शासन शब्द का प्रयोग करते हैं, उसमें संविधान के 100 अनुच्छेद आ जाते हैं। इस हकीकत की बात तो ये है, आज की डेट में आधारभूत ढांचा क्या है ये कुल मिलाकर उच्चतम न्यायालय पर निर्भर है। उच्चतम न्यायालय किसी को भी आधारभूत ढांचे में शामिल कर सकती है, हकीकती बात ये है। इसका मतलब अभी तक जो सूची है वो पूर्ण नहीं है, कल किसी भी बात को नई सूची में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि आधारभूत ढांचा क्या है क्या नहीं है इसका अंतिम निर्धारक कौन है? स्वयं उच्चतम न्यायालय। इसका अंतिम निर्धारक तो उच्चतम न्यायालय ही है। अब कमाल की बात आ गई यार। अब अगर में ये आधारभूत ढांचा है, इसके बारे में फिर और मतांतर क्या है? नवीन सूची क्या है? नवीन सूची का विवाद क्या है? इस पर फिर कार्यपालिका को इतनी आपत्ति क्यों है? भाई ठीक है, अगर संविधान का ढांचा है तो ढांचा समझे कौन? अगर संविधान की आत्मा है तो आत्मा कौन समझेगा? संसद समझेगी, न्यायपालिका समझेगा? तो यहाँ टकराव आया, लेकिन टकराव कैसा है, क्यों, बाकी कल। आज के लिए इतना है बच्चों, नमस्कार।